हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आदेश गुरुकुल में। हम आ चुके हैं आपके साथ अगले अंक के लिए। तो हमने जो आपका पहले इससे क्लास हुई थी आपकी, तो उसमें क्या हमने कराया था, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने विवरण कराया था और प्रागैतिहासिक काल की खोजें और उनकी सामान्य जानकारी जो थी वो सब आपको उसमें करवा दी गई थी। तो सेकंड पार्ट में हम उसके क्षेत्र और जो भी तथ्य आपके उसके प्रागैतिहासिक काल के बचे हुए हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में बचे हुए हैं, वो सब आज आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अगले अंक के लिए हम प्रागैतिहासिक काल के सेकंड चैप्टर के साथ। तो क्या आया हमारा प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र। आज जो हम बात करेंगे वो प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। प्रागैतिहासिक क्षेत्र और कहाँ के प्रागैतिहासिक क्षेत्र, तो अभी हम भारत के प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते चले उसको, क्या आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी और कैसे क्या चीज़ वहाँ पे परिवर्तित हुई या क्या पाया गया, खोज कब हुई। तो जो महत्वपूर्ण स्थल रहे हम उन्हीं की बात करेंगे। तो क्या हुआ, भारत में सबसे पहले शिला चित्र, अभी यहाँ पे हम गुफा चित्र तो कह सकते हैं लेकिन किसी को भी भित्ति चित्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भित्ति इतना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गुफा में तो भित्ति चित्र भी मिले हैं जनता वगैरह में, लेकिन शिला चित्र कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भित्ति चित्र और शिला चित्र में अंतर क्या होता है। भित्ति चित्र और शिला चित्र में अंतर क्या होता है, अगर हम भारत में देखें तो हमें सबसे प्राचीन क्या मिलेगा। तो भित्ति चित्र वो होता है जिसमें हम दीवार तैयार कर लें, जैसे क्या है, चूना, गोबर, खड़िया, इन सबको मिक्स करके हम दीवार पे लगा दें, उसके बाद उस पर चित्रकारी करें, तब वो है भित्ति चित्र। अगर दीवार पहले से हमारी चट्टान थी, हमने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया या एक चौक उठाई, हमने जा करके उस पर कोई चित्रण कर दिया, तो हमने दीवार तैयार नहीं की है, वो चट्टान थी पहले से, हमने उस पर कर दिया, तब वो है हमारा शिला चित्र। उसके अलावा एक शब्द आता है कर्षण चित्र। दक्षिण भारत में आपके कर्षण चित्र मिले हुए हैं, क्योंकि उत्तर भारत में क्या होता था, गेरू, रामरज, खड़िया, इन सब का यूज करके चित्रकारी कर देते थे, सतह पे हो जाता था शिला चित्र। लेकिन कर्षण क्या होता है, किसी नुकीले औजार या पत्थर से चट्टान की सतह पर सीधे खरोंच मार के चित्रण जो कर दिया जाता है वो होता है आपका कर्षण चित्र। कर्षण चित्र कहलाता है, तो वो आपको दक्षिण भारत में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो आपके शिला चित्रों के बारे में बात करेंगे। जो भी आएंगी सारी चीजें शिला चित्र के रूप में ही आएंगी। जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत में कला का प्रादुर्भाव हुआ है, एक क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में कला का प्रादुर्भाव हुआ है, भारत में कला का प्रादुर्भाव हुआ तो भारत में कला का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ऑप्शन में होता है भित्ति चित्रों से या भित्ति चित्र से, दूसरा होता है आपका शिला चित्र से, नेक्स्ट होता है आपका इस मूर्तिकला से आ गया। नेक्स्ट आपका थर्ड पे, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया कि थर्ड पे हमने क्या रख दिया कि हमने भवन निर्माण कला से रख दिया। तो कला का प्रारंभ कैसे हुआ, भवन निर्माण से हुआ या भित्ति चित्र से हुआ। तो सबसे प्राचीनतम हमें देखना है कि भारत में कला का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, आदिमानव था, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसने या तो पत्थर के टुकड़े या किसी गेरू, रामरज, खड़िया, इन सब कलर्स का यूज करके उसने अगर कोई चित्रकारी की है तब वो है शिला चित्र। इसलिए भारत में कला का जो प्रारंभ हुआ है नवपाषाण काल में आपका शिला चित्रों से हुआ। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे के एग्जाम्स में आ सकता है और बेसिकली नॉलेज इसका होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की खोज की बात करेंगे कि खोज के हिसाब से प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ पे आए। तो प्रागैतिहासिक क्षेत्रों में आपके उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र मिलेंगे, मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के भी हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए। सर्वप्रथम खोज कहाँ पे हुई थी, तो सर्वप्रथम खोज जो होती है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मिर्जापुर में 1880 में हुई थी। और सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में प्रागैतिहासिक कालीन, तो सर्वाधिक जो है आपके मध्य प्रदेश में मिलेंगे। सर्वाधिक कहाँ पे हैं, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम खोज आपकी हुई है मिर्जापुर में, सबसे ज्यादा हुए मध्य प्रदेश में। उसके अलावा अब और कहाँ पे हमें दिखेंगे प्रागैतिहासिक क्षेत्र, तो उसके पश्चात आपके बिहार में भी मिले हुए हैं। अभी हम एक एक के बारे में भी डिटेल करेंगे, पहले समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ की हम बात कर रहे हैं। बिहार में भी मिलेंगे, आपके राजस्थान में भी मिलेंगे, राजस्थान के अलावा आपके उत्तराखंड में भी मिलेंगे, उत्तराखंड के अलावा आपका दक्षिण भारत का भी क्षेत्र रहेगा, और भी कई सारे क्षेत्र मिले हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। अब हम एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। जैसे हमने मान लिया सबसे पहले हमारा मिल गया 1880 में मिर्जापुर खोज हुई थी। तो अब हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अगर हम शिला चित्रों की बात करें तो वो कहाँ कहाँ मिले हैं, क्या उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रहता है और क्या चीजें उसके अंतर्गत फेमस रहेंगी जो कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो हमने क्या लिखा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र या उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक क्षेत्र हमने जब लिखे तो इसके अंतर्गत हमारे दो मुख्य क्षेत्र आ गए। कौन कौन से, तो एक तो आ गया मिर्जापुर, एक आ गया मिर्जापुर और एक हमारा आ गया बांदा क्षेत्र, एक आ गया बांदा क्षेत्र। तो अभी तो हम पूरे क्षेत्र की बात करेंगे। तो ये क्षेत्र दोनों उत्तर प्रदेश के हैं कि एक हो गया मिर्जापुर क्षेत्र, एक हो गया बांदा क्षेत्र। मिर्जापुर क्षेत्र की खोज हुई थी 1880 ईस्वी में आर्चीबाम कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने कर दी। आर्चीबाम कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने इनमें खोज कर दी। जॉन कॉकबर्न ने यहाँ पर क्या की, शिला चित्रों की खोज कर दी। दोनों में प्रमुखता जॉन कॉकबर्न को दी जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, बांदा में 1907 में सिल्वेराड पांचाल या सीए सिल्वेराड पांचाल हम कह सकते हैं, सिल्वेराड पांचाल ने शिला चित्रों की खोज कर दी। अब क्या हुआ, इन दोनों में हमने स्थलों की बात कर ली। अब यहाँ पर ये है कहाँ पे, तो मिर्जापुर में जो चित्र, मिर्जापुर तो पूरा जिला रहा है, उसमें चित्र कहाँ मिलेंगे, प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ मिलेंगे, तो मिर्जापुर में जो बिंद कैमूर श्रृंखला रही है, बिंद की कैमूर श्रृंखला, बिंद की कैमूर श्रृंखला। तो ध्यान रखिएगा कौन सी श्रृंखला है, तो कैमूर पहाड़ी पर लगभग 100 से अधिक शिलाश्रय खोजे जा चुके हैं। 100 से अधिक शिलाश्रय वहां पे मिले हुए हैं जिनकी खोज 1880 में हुई थी, बल्कि 83 तक चलती रही थी, लेकिन प्रारंभिक रूप रहा, इसलिए भारत के सबसे प्राचीनतम शिलाचित्र यहीं पे मिलते हैं। मतलब सर्वप्रथम खोज होती है, प्राचीनतम की बात नहीं आएगी। सर्वप्रथम शिलाचित्र कहाँ खोजे गए, तो मिर्जापुर में खोजे गए थे। अब यहाँ पे हम कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ये किस नदी घाटी में है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो आपका बिंद कैमूर की सोन नदी घाटी वहां पे प्राप्त होती है। कौन सी नदी है, तो वहां पे सोन नदी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कैमूर है। खोज में दोनों का नाम आएगा, प्रमुखता कॉकबर्न को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र मिर्जापुर रहता है। अब यहाँ पे और कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं, तो जैसे मिर्जापुर में आप बात करते हैं, लिखुनिया एक क्षेत्र आया है। लिखुनिया यहाँ पे आ गए। लिखुनिया के अलावा यहाँ पे एक हरनी हरन क्षेत्र भी है, हरनी हरन भी क्षेत्र रहा है। हरनी हरन के अलावा नेक्स्ट पे देखिएगा कौन सा क्षेत्र है, तो एक भलडरिया है। भलडरिया 100 क्षेत्र यहाँ पे आते हैं, 100 गुफाएं आते हैं, उन्हीं का सबका नाम लिख रहे हैं। एक आपका घोड़ मगर रहा है, घोड़ मगर रहा है। उसके अलावा देखिएगा और कौन से क्षेत्र रहते हैं या क्या फेमस रहता है, तो भलडरिया हो गया, एक आपका मड़हरिया हो गया, मड़हरिया हो गया। अन्य भी स्थल हैं लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। लिखुनिया, लोहरी, ये सारे क्षेत्र यहाँ पे रहते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ क्षेत्रों की बात कर ली। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है हम उसकी बात करेंगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म में आपकी बात करेंगे, उसको बस ध्यान रखिएगा। जैसे हमने लिखुनिया कह दिया, अब लिखुनिया मिर्जापुर के अंतर्गत जो 100 गुफाएं बताई गई हैं उन 100 गुफाओं में से एक रहा है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, तो लिखुनिया एक तो नृत्य चित्रों के लिए फेमस है, डांसिंग पेंटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलती हैं। और एक दूसरा किस नदी के किनारे है, तो लिखुनिया में है गरई नदी। कौन सी नदी रहेगी, गरई नदी। और नृत्य चित्रों के लिए फेमस है लिखुनिया। लिखुनिया किस लिए फेमस है, तो लिखुनिया फेमस रहेगा नृत्य चित्रों के लिए। अब यहाँ पे मिला क्या है लिखुनिया में, तो यहाँ पर नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का चित्र और हाथियों को पकड़ने का चित्र। बस ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पेस कम है, उसको हम रिटर्न नहीं करेंगे। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का चित्र और हाथियों को पकड़ने का चित्र जो मिला है लिखुनिया में मिला है। बस इसके अलावा और कोई प्रमुखता नहीं है, नृत्य के लिए फेमस रहा है, गरई नदी के किनारे है। अब उसके पश्चात देखिएगा हरनी हरन में जब हम आएंगे तो यहाँ पर क्या फेमस रहेगा, तो यहाँ पर आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं मिली हैं, आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं, और उसके अलावा गैंडे का आखेट करते शिकारियों का चित्र मिला है। लेकिन गैंडे का आखेट जो फेमस रहता है वो कौन सा रहेगा, तो गैंडे का आखेट हमारा ये घोड़मगर क्षेत्र जो हमने लिखा है वो गैंडे का आखेट आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा घोड़मगर में। भलडरिया किस लिए फेमस है, तो भलडरिया जो फेमस रहा है आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर घायल सुअर बहुत महत्वपूर्ण है। भलडरिया में घायल सुअर बहुत महत्वपूर्ण है। मड़हरिया में जब हम आएंगे तो यहाँ पर एक ऊंट का चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, ऊंट का चित्र जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है। उसके अलावा जब हम पहुंचते हैं लोहरी में, यानी कि लोहरी क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जलती मसाल लिए बाघ का सामना करते हुए एक मनुष्य बनाया गया है जो काफी महत्वपूर्ण रहा है। बस इसके अलावा मिर्जापुर में अन्य कोई खास चीज नहीं है। सर्वप्रथम यहाँ पे चित्रों की खोज हुई थी, सारे आपके मुख्य क्षेत्र जो है बता दिए गए, उनकी जानकारी बता दी गई। तो अब उत्तर प्रदेश का दूसरा क्षेत्र आपका जो रहा है बांदा क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या मिलेगा,
और एक हाँ एक मिर्जापुर का एक पिकनिक स्थल भी माना गया है जिसको हम कहते हैं विंडम, वो भी आपका क्षेत्र है, उसको भी ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर का पिकनिक स्थल माना गया है। अब हम आ जाते हैं बांदा क्षेत्र में। तो बांदा में कौन कौन से स्थान आते हैं? तो मुख्य स्थान यहाँ पे सरहट आता है, सरहट आता है, करियाकुंड आता है, करियाकुंड है, मानिकपुर है, मानिकपुर। तो अब यहाँ पे फेमस क्या रहेगा? तो 3 स्थल हमने लिख लिए, सरहट हो गया, करियाकुंड हो गया, मानिकपुर हो गया। अब यहाँ पे मिलेगा क्या? मतलब शिलाचित्र तो मिले होंगे, तो कौन कौन से शिलाचित्र मिलेंगे? तो जो सरहट क्षेत्र रहा है, यहाँ पे सरहट में पाया गया है आपका 3 अश्वों का गेरू द्वारा अंकन। 3 अश्व जो हैं वो किससे अंकित हैं? तो गेरू द्वारा अंकित किए गए हैं, जो लाल रंग की आभा गेरू देता है। तो 3 अश्व इसमें आ गए। करियाकुंड में क्या फेमस रहेगा? तो करियाकुंड में जो है वो 12 सिंघा का पीछा करते हुए दिखाया गया है, एक धनुर्धारी। 12 सिंघा का पीछा करते धनुर्धारी, पीछा करते धनुर्धारी, ये आपका मुख्य रूप से प्राप्त हुआ है यहाँ पे। 12 सिंघा का पीछा करते धनुर्धारी करियाकुंड में हो गया। सरहट में 3 अश्वों का गेरू द्वारा अंकन हो गया। अब हम आ जाते हैं मानिकपुर में। मानिकपुर में बहुत मुख्य रहा है, यहाँ पर प्राप्त हुआ है एक चोंचदार पुरुष, एक चोंचदार पुरुष रहा है जो काफी महत्वपूर्ण रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे चोंचदार पुरुष तो है ही, बिना पहिए रही छकड़ा गाड़ी में एक मनुष्य, ठीक, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो भी चीजें हैं जो मोस्ट है सिर्फ वही बताई जाएंगी। अब बस उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हम इतनी बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र मिले हैं वो आपके कहाँ पे मिले हैं? तो सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश में, और उसमें भी अगर एक स्थान देखा जाए तो आपका आता है भीमबेटका क्षेत्र, उसमें आपके बहुत ज्यादा चित्र मिले हुए हैं। जब गुफाओं की संख्या ज्यादा है तो चित्र भी ज्यादा मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की। तो मध्य प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र रहा है, यहाँ पर काफी स्थल रहे, तो इसको एक भाग में तो हम कर नहीं सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के हम 4 पार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने पार्ट कर लिए। तो सबसे पहले हमने क्या दे दिया यहाँ पे? एक रायगढ़ क्षेत्र। अब रायगढ़ जो है, ये ध्यान दीजिएगा, हमने रायगढ़ क्षेत्र तो लिख दिया, अब इसके अंतर्गत भी क्षेत्र रहेंगे, लेकिन रायगढ़ जो वर्तमान में है, ये जैसे क्या हुआ था भारत की जब आप बात करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे कुछ स्टेट का डिवाइडेशन हुआ, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का पार्ट पड़ता है, आपने देखा होगा। तो ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार रहा है, बिहार से कटकर थोड़ा सा पार्ट झारखंड में गया है, और मध्य प्रदेश का जो पार्ट कटा है वो छत्तीसगढ़ में आ गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ आपका ये रहा है। तो जब मध्य प्रदेश का पार्ट कटा तो छत्तीसगढ़ पड़ा बना। तो जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पे मान लिया हमने जो रायगढ़ था वो इस कोने पे पड़ता होगा, रायगढ़ जो मेन क्षेत्र था इस कोने पे पड़ता होगा। तो जब कटा जो पार्ट गया वो झारखंड पहुंच गया, तो सॉरी वो छत्तीसगढ़ में आ गया, और बिहार का पार्ट झारखंड में गया। तो ये जो रायगढ़ है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसके अंतर्गत जो स्थल थे कि जैसे जो भी स्थल थे वो ऐसा नहीं है कि वो कट के छत्तीसगढ़ में वो भी गए, वो नहीं गए थे। तो रायगढ़ कहाँ पे है? ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, ठीक, ये वर्तमान में जो है ये छत्तीसगढ़। इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आता है कि रायगढ़ कहाँ है, तो रायगढ़ प्रागैतिहासिक क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में है। और कैसे आया तो वो भी आपको बता दिया गया, क्योंकि जिले का जब परिवर्तन हुआ था वो दूसरे स्टेट में पहुंचा था, इसलिए वहां पे रायगढ़ जन्मा। दूसरे क्षेत्र की हम बात करते हैं तो रायगढ़ के बाद में आता है पंचमढ़ी क्षेत्र, दूसरा आता है पंचमढ़ी क्षेत्र, तीसरा आता है होशंगाबाद क्षेत्र, होशंगाबाद, और चौथा आता है आपका शिवपुरी क्षेत्र। अब यहाँ पे सिर्फ हम मुख्य स्थलों की बात करेंगे, यानी कि हमने जब रायगढ़ क्षेत्र में देखा तो यहाँ पर जो क्षेत्र मुख्य आया है, आपकी जो गुफा आई है वो आई है सिंघनपुर। पंचमढ़ी में तो पंचमढ़ी स्वयं रही है, उसके अंतर्गत टोटल 50 गुफाएं आती हैं, इसके अंतर्गत टोटल 50 गुफाएं आती हैं। होशंगाबाद के अंतर्गत मुख्य स्थल जो रहेगा, होशंगाबाद में एक मुख्य स्थल आ जाता है आदमगढ़, एक मुख्य आता है आदमगढ़, और शिवपुरी का तो सबसे महत्वपूर्ण आपका भीमबेटका है ही। अब हम इन्हीं की सिर्फ बात करेंगे, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई स्थल नहीं है, बहुत रहेंगे। आदमगढ़, बुधनी, रहेली होशंगाबाद में आ जाता है। पंचमढ़ी में आपकी बहुत सारी गुफाएं, जैसे आपकी बनियाबेरी है, बनियाबेरी क्या बाजार केव है, बहुत सारी गुफाएं वहां पे आई हुई हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आपका। अब यहाँ पे रायगढ़ क्षेत्र में जैसे सिंघनपुर आया, तो सिंघनपुर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंघनपुर की खोजकर्ता कौन रहे हैं, सिंघनपुर की खोज किसने की थी, ठीक है। तो सिंघनपुर की खोज हुई है 1910 में, और किसने की है? तो डब्ल्यू एंडरसन ने की है, डब्ल्यू एंडरसन ने खोज कर दी सिंघनपुर की 1910 ईस्वी में। और यहाँ प्रमुखता ये रही है कि किस नदी के किनारे है, तो नदी वहां पे पड़ती है माठ। कौन सी नदी है? तो माठ नदी है। और बात आती है कि यहाँ पे चित्र कौन है, तो यहाँ पर एक कंगारुओं का चित्र फेमस रहा है, कंगारुओं का चित्र। हम एक एक चित्र की ही बात करेंगे कि कौन सा चित्र प्रसिद्ध है। तो एक कंगारुओं का चित्र जो रहा, कभी भी कंगारू के नाम से चित्र आएगा आपका सिंघनपुर ही सही होगा, उसको ध्यान रखिएगा। अब कंगारुओं का अंकन हो गया, उसके अलावा जंगली भैंसे का भी यहाँ अंकन हुआ है, कई चित्र और सूंड उठाए, हाथी वगैरह बहुत सारे प्राप्त हुए, लेकिन प्रमुखता हम इसको देंगे कंगारुओं को। नदी माठ हो गई,
खोजकर्ता डब्ल्यू एंडरसन हो गए, आता किसमें, रायगढ़ में, लेकिन रायगढ़ है छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है। अब दूसरे क्षेत्र में हम आ जाते हैं पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी की खोज कब हुई, तो 1932 में जी.आर. हंटर ने खोज कर दी। जी.आर. हंटर ने इसकी खोज कर दी, ठीक है। और डब्ल्यू एंडरसन ने यहाँ पर जो डी.एच. गार्डन रहे हैं, इन्होंने इस पे लेख प्रकाशित कर दिया। गुफाएं इसके अंतर्गत अन्य भी बहुत सारी आती हैं, जैसे एक नृत्य वादन का चित्र मिला हुआ है यहाँ पे, जो जम्बू द्वीप से मिला हुआ है। नृत्य वादन कहाँ पे है, तो ये नृत्य वादन का चित्र जो मिलेगा जम्बू द्वीप से मिलेगा, जो यहाँ पे 50 गुफाएं रही हैं, उन्हीं के अंतर्गत गुफाओं की बात आती है। तो नृत्य वादन जम्बू द्वीप में है। शहद एकत्र करते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए धनुर्धारियों का अंकन, या उसके अलावा शेर का आखेट जो माणा देव की छत पे मिला हुआ, काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, 1932 में जी.आर. हंटर ने खोज की, 36 में डी.एच. गार्डन ने लेख प्रकाशित किए थे, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स में, क्योंकि ये जो पंचमढ़ी है ये महादेव पहाड़ी पे। उसके पश्चात हम आ जाते हैं होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद क्षेत्र की जो खोज की थी वो 1922 में मनोरंजन घोष ने की थी। मनोरंजन घोष ने 1922 में खोज की। आदमगढ़ में जो फेमस क्षेत्र रहा है, जो फेमस आता है आदमगढ़ में, जो हमें कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है, वो है एक जिराफ समूह। वो एक जिराफ समूह मिला है, जिराफ का अंकन मिला है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके पश्चात में हम आ जाते हैं भीमबेटका पे। तो भीमबेटका की खोज हुई है 1958 में, और की किसने है, तो वी.एस. वाकड़कर ने की थी। वी.एस. वाकड़कर ने खोज कर दी थी। यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं पाई गई थी, जिसमें से 275 चित्रित थी, ठीक है। 600 गुफाएं पाई गई, 275 चित्रित थी। तो हर एक क्षेत्र के बारे में हमने बात की। यहाँ के जो चित्र रहे हैं सांप्रदायिक सभा से संबंधित रहे हैं। भीमबेटका जो गुफा रही है ये आपकी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बाकी की कोई भी प्रागैतिहासिक में गुफा आ जाए वो आपकी नवपाषाण काल से ही संबंधित होगी, इतना आपको क्लियर रखना है। तो ये आपके हमने कुछ क्षेत्रों की बात की है। समय की बाध्यता है, इसलिए सारी चीजों को हम चाह रहे हैं कि सब पे फ्लैश रूप से आपका जो विस्तार है वो जाए। तो अगर वॉइस पे आप ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन सारी चीजें हम नोट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात कर ली जो प्रमुख हो गए। तो अन्य क्षेत्र हमारे कौन से आएंगे, हम उनकी भी बात करेंगे। तो जैसे हमारे मान लिया हमने कि बिहार के क्षेत्र हमारे हैं, क्योंकि हर जगह आपके प्रागैतिहासिक चिन्ह रहे होंगे। तो बिहार के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो यहाँ पर एक आता है शाहाबाद, एक आता है चक्रधरपुर। यहाँ की जो हमने बात की तो शाहाबाद चक्रधरपुर 2 क्षेत्र में मिले, लेकिन यहाँ पर चक्रधरपुर रहा। यहाँ पे क्या हुआ है कि शिकार विजय पर गौरवान्वित प्रतीत होती आकृतियां मिली हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर लेटे हुए दिखाया गया है। कुछ व्यक्ति लेटे हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं, लेटे हुए दर्शाए गए, इसलिए माना जाता है कि वो व्यक्ति जो हैं वो शिकार विजय पर गौरवान्वित प्रतीत हो रहे हैं। इसके तो बस स्थल ध्यान रखिए, यही आपके लिए काफी है। अब इसके पश्चात हम चलते हैं अलनिया में। अलनिया कहाँ पड़ता है, प्रमुखता उसकी रहेगी, वो राजस्थान में पड़ती है। तो नेक्स्ट क्षेत्र पे जब हम पहुंचेंगे तो कहाँ के क्षेत्र पे आए हम, तो नेक्स्ट क्षेत्र हमारे रहेंगे राजस्थान के क्षेत्र। राजस्थान सबसे पहले तो आपको स्थल पता होने चाहिए। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थल रहे हैं, तो सबसे पहले एक तो झालावाड़ क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पे झालावाड़, एक गागरोन, एक अलनिया, या उसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र मिले हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमुखता हम मानते हैं अलनिया को, क्योंकि अलनिया कहाँ पे स्थित है, तो अलनिया जो स्थल रहा है राजस्थान का वो अलनिया नदी के किनारे ही स्थित है। प्रमुखता यह है कि प्राचीन काल में इसको जो है वो सीता जी के मांडनों के नाम से संबोधित किया जाता था। सीता जी के मांडनों के नाम से संबोधित किया जाता था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन सी गुफा रही है जिसको हम सीता जी के मांडनों के नाम से संबोधित करते हैं, तो अलनिया। बस राजस्थान में क्षेत्र याद रखिएगा और अलनिया को ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं। तो राजस्थान को ही अलनिया में जब से बात करते हैं तो राजस्थान में जो अलनिया रहा है उसको हम सीता जी के मांडनों के नाम से संबोधित करते हैं। अब उसके पश्चात क्या आया, अब मुख्य हम बात करते हैं जो आपका उत्तराखंड के क्षेत्र रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे आएंगे, जैसे चमोली आता है, देहरादून आता है। तो उत्तराखंड के क्षेत्र की जब हमने बात की तो जैसे मान लिया यहाँ पे चमोली हो गई। चमोली का नाम सबने सुना होगा, एक चिपको आंदोलन जो वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था, यहीं से आया था। कुमायूं वगैरह की हम बात करते हैं, जिससे आपका आया चमोली आ गया, देहरादून आ गया। देहरादून के अलावा और भी कई सारे क्षेत्र मिलेंगे देखने को। बस ये ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के शिला चित्रों की खोज किसने की थी, तो के.जी. नौटियाल ने की थी। समय नहीं आता है इसका, बस खोज करता आ सकता है कि खोज किसने की थी, तो के.जी. नौटियाल ने यहाँ के शिला चित्रों की खोज की थी, उत्तराखंड के शिला चित्रों की खोज की थी। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत आपका। अब हम आ जाते हैं दक्षिण भारत पे, इससे क्वेश्चन पुटअप जरूर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा दक्षिण भारत में जब हम बात करेंगे, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ हम पहुंच चुके हैं, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से क्षेत्र आपके प्रमुख रहेंगे। तो हमने मान लिया सबसे प्राचीनतम आपका बेल्लारी क्षेत्र आता है।
बेल्लारी। बेल्लारी जो है वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इस स्थल में बेल्लारी के अलावा और कौन सा है प्रमुख, और आपका बिल्ला सरंगम है। बिल्ला सरंगम के अलावा आपका जैसे आता है तो एक वायनाड के एडकल है, वायनाड के एडकल। अब वायनाड के एडकल के बारे में कौन नहीं जानता होगा, हर व्यक्ति जानता होगा, क्योंकि यही से जो आपके राहुल गांधी जी रहे हैं कांग्रेस के नेता, इलेक्शन वहीं से जीते हैं। तो कहाँ का प्रदेश है इतना तो पता चल गया होगा, तो ये केरल में पड़ता है। बिल्ला सरंगम कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और उसके पश्चात जैसे हम बात करते हैं कि बेल्लारी कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब इनकी खोज कब हुई थी, तो कुछ खोजें आपको पहले बताई गई थी। जैसे वायनाड के एडकल की खोज जो हुई है 1901 में हुई है। किसने की है, एफ फॉसेट महोदय ने की थी, बताया गया था आपको। और उसके अलावा आपकी बेल्लारी खोज जो हुई है 1892 में एफ फॉसेट ने ही की थी। अब यहाँ पे क्या पाया गया, बात तो हम उसकी करेंगे कि क्या पाया गया प्रमुख रूप से, क्योंकि जब यहाँ पे यही आपको बताया गया है कि इस काल का यानी प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ साक्ष्य और प्रमाण जो मिले हैं उन्हीं के आधार पर हम इनका वर्णन कर रहे हैं। तो जो चीजें मिली, तो सबसे पहले तो बात आती है कि आदिमानव का प्रधान केंद्र बताया गया है इसे, क्योंकि यहाँ पर मानव अस्थियां मिली। आदिमानव का प्रधान केंद्र मतलब मुख्य केंद्र माना गया है, प्रधान प्राचीनतम केंद्रों में रहा है, क्योंकि मानव अस्थियां यहीं से सबसे पहले मिली है। तो लिखिएगा मानव अस्थियां प्राप्त सर्वप्रथम यहाँ पे हुई है मानव अस्थियां। उसके अलावा यहाँ पर मिला है 6 कोणों का सितारा, 6 कोणों का सितारा यानी कि स्केच के रूप में मिला होगा भित्ति वगैरह पे, जिसको हम कहते हैं षटकोण। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें बेल्लारी से प्राप्त होती हैं। और इस गुफा की जो समानता है वो स्पेन की कोगुल गुफा से की गई है। और उसके पहले जो हमने पंचमढ़ी जो पढ़ा हुआ था मध्य प्रदेश में, तो पंचमढ़ी की समानता जो है वो स्पेन की अल्तामिरा से कर दी जाती है, उसकी समानता कर दी गई स्पेन की अल्तामिरा से। और आपकी ये जो गुफा आती है बेल्लारी, इसकी जब हम समानता करेंगे तो ये हम कर देंगे स्पेन की कोगुल गुफा से। ध्यान रखिएगा, ये समानताएं आ सकती है कि ऐसी कौन सी गुफा है जिसकी समानता स्पेन की अल्तामिरा गुफा से और स्पेन की कोगुल गुफा से की जाता है। तो अल्तामिरा में पंचमढ़ी और कोगुल जो है वो बेल्लारी के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अब उसके पश्चात हम आ जाते हैं बिल्ला सरंगम पे। यहाँ पे खोजकर्ता तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हड्डियों के औजार और जादू के प्रचलन के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के औजार और जादू के प्रचलन के कुछ चिन्ह यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। जादू के प्रचलन चिन्ह या प्रचलन के कुछ चिन्ह यहाँ पे प्राप्त हुए हैं जो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात वायनाड के एडकल में क्या मिला है, तो वायनाड के एडकल में सारे प्रतीकात्मक आकृतियां मिली हैं, जैसे सूर्य है, चौखटे खाने हैं, प्रतीकात्मक आकृतियां, इस तरीके से हमें चीजें मिलेंगी। प्रमुख आपका बेल्लारी रहेगा, ध्यान रखिएगा समानता किससे की गई है। तो अब हमने प्रागैतिहासिक जो क्षेत्र थे एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन हमने कर लिया है। ठीक है, तो शॉर्ट रिवीजन में हमने क्या किया, और भी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन सबके पास वो उपलब्ध होंगी, बस आपको शॉर्ट फॉर्म में सब रिवाइज करना है, सारी चीजों को कन्वर्ट करके चलना है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी चीजें हो चुकी हैं, जैसे सारी चीजें आपको बताई गई कि क्षेत्र कौन से थे। अब क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया, क्या मिला वो सब पढ़ लिया। अब बात आई कि विषय क्या था, कि प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था, चित्रों का विषय। जब हमने विषय की बात की तो सबसे पहले हमारे मन में आता है आखेट। तो आखेट इसलिए था क्योंकि क्या होता है, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले जब रोटी की तरफ मानव ने अग्रसर किया अपने आप को, तो क्या किया, जानवरों का शिकार किया। तो जैसा हम काम करते हैं हमारे माइंड में सेटअप भी वही आ जाता है। हम अगर शिकार करते हैं तो हमारे मन में शिकार चलेगा। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेटर है तो उसकी जब बातें निकलेंगी तो हमसे क्रिकेट की बातें निकलेंगी। कोई म्यूजिशियन है तो म्यूजिक की बातें निकलेंगी। तो यहाँ पर क्या आया, जब वो व्यक्ति शिकारी था तो शिकार की चीजें बनाता, शिकार की चीजें उन्हीं की रणनीति करता था। तो ये भी कहा गया है। इसी के साथ अभी देख लीजिएगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों के जो चरणों की बात आई, वहां पे 3 चरण देखने को मिलते हैं, 3 स्तर। ये चरण को हम स्तर भी कह सकते हैं। ज्यादातर क्या आया, पहले स्तर में आपने क्या देखा होगा कि तख्ती नुमा डमरू नुमा आकृतियां मिली, तख्ती नुमा या डमरू नुमा आकृतियां मिल गई। ठीक है, ये तो क्या हुआ, ये आप अभी भी लोक आकृतियों को देखते हैं। जैसे हम तख्ती नुमा डमरू नुमा की बात करेंगे तो ऐसी आकृतियां जो रही हैं आपकी, ये तख्ती नुमा हो गई। डमरू नुमा इस तरीके से आकृतियां कोई हमने बना दी, वो आपकी आकृति जो है डमरू नुमा हो गई। अब ये तो बन गया। अब ये फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया तख्ती नुमा डमरू नुमा आकृतियां। सेकंड में क्या आएगा, तो सेकंड में क्या होता था, अगर कोई जानवर बीच में बनाया गया है और उसकी शिकार करते हुए उसको दिखाएगा। मान लीजिए कोई जानवर ये है आपका, तो अगर जानवर को शिकार करते हुए मनुष्य को दिखाया गया तो क्या होता था, चारों तरफ छोटे छोटे मनुष्य बनाए जाते थे। जैसे चारों तरफ अगर मनुष्य बने हैं तो छोटे छोटे बने हैं। अब क्या होता था, अगर छोटे मनुष्य बनाया गया तो क्या प्रतीत होता था कि इस समय का जो मानव था वो पाशविक शक्ति से भयभीत था, यानी पशुओं से भयभीत था।
फिर जब थर्ड स्टेप में हम पहुंचेंगे तो क्या होगा, यही मानव जो होगा वो आकार उसका छोटा हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से कहें कि हाँ पहले की अपेक्षा में जो था मानव ने उन पर काबू प्राप्त कर लिया। तो यही 3 स्तर होते हैं, प्रथम में तख्तीनुमा डमरूनुमा आकृतियां, दूसरे में पशुओं को बड़ा मनुष्य को छोटा, तीसरे में लगभग जो वर्तमान परिदृश्य है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जानवरों पर काबू पा लिया मानव ने। ये 3 स्तर हो गए। अब हमने विषय की बात कर ली तो विषय तो हमारा हो गया आखिर शिकार। फिर जब हम रंगों की बात करेंगे तो रंग आपके कैसे रहे, तो रंग में आपका गेरू, रामरज और खड़िया। इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के रासायनिक रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए 3 रंगों का प्रयोग किया गया। साथ ही कोयला, क्योंकि कोयला भी जमीन में ऐसे ही मिल जाता है। काजल वगैरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि काजल का प्रयोग हुआ है, लेकिन काजल तो होता है सरसों के तेल से बनाया जाता है, वो तो रासायनिक में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसी की बात करेंगे कि कोयला जो है काले रंग का परिदृश्य आता है, खड़िया सफेद रंग का आता है, रामरज जो है पीला रंग का परिदृश्य करता है और गेरू जो है वो लाल व भूरे रंग का परिदृश्य करता है। तो ज्यादातर आकृतियां जो हैं वहां पर गेरू का ही प्रयोग किया गया है। तो ये हो गए हमारे रंग। अब विधि क्या थी, तो क्या होता था, रंगों को क्या करते थे, जानवरों की जो पुट्ठे की प्याली होती थी उसमें एक कूची को लेकर के जो ब्रश नरकुल वगैरह को कूट काट कर बना लेते थे और उसी पुट्ठे की प्याली में रंग को घोला जाता, साथ में पशु चर्बी भी मिलाई जाती थी, फिर उसको दीवार पे लगाया जाता था, ठीक है। तो ये आपके जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे उसके विषय भी हो गए, लगभग हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। और भी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कुछ मूर्तियां भी मिली हैं, जैसे एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होगी। मातृ देवी की प्रतिमा ये बनी किससे है, तो अस्थि से बनी, अस्थि का मतलब हड्डी से बनी हुई है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा ये लोहदा से प्राप्त हुई है, लोहदा से प्राप्त हुई, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ये चीजें तो पहले ही बता दी गई थी कि पुरातत्व विभाग कब आया, कब रिसर्च स्टार्ट हुआ, कब से हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो और यहाँ पर जो भी मानव ने किया वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया था। ध्यान रखिएगा कि अपने मन की इच्छाओं को या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसने यहाँ पर कला का प्रारंभ किया। ये जो कला रही है वो रेखात्मक मिली है, यहाँ पे रेखाओं का सशक्त रेखात्मक मिला है। और ये कला जो रही है सामुदायिक कला रही है। सामुदायिक का मतलब लोग जब समुदाय में रहने लगे तभी उन्होंने कला का प्रारंभ किया। तो लगभग प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने जो नॉर्मल जो आपकी मुख्य जानकारियां थी सब आपसे शेयर कर दी हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं कि क्या कमी हुई है, क्योंकि अपनी तरफ से तो हम 100% कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कम समय में चीजों को कैसे हम कवर करें। ये चीजें ना कि 30-32 मिनट के वीडियो में हम पूरा प्रागैतिहासिक काल अगर 2 वीडियो में खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको हम अगर पढ़ने बैठेंगे तो अगर चलेगा नॉन स्टॉप 5 घंटे आपका लगेगा। इसको हम कम शेयर में, क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को उठा रहे हैं। आपको विस्तृत पढ़ना है तो किताबों का यूज करिए, नोट्स का यूज करिए, हर चीज है, बस एक माइंड में उसका हम रिवाइज करवा रहे हैं, बस उसको ध्यान रखिएगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आप लोगों का ही बेनिफिट होगा, ठीक है। हम उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए उसका। और जो भी चीजें रही हैं उसको वीडियोज को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे के लिए वेट करिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम आप लोगों को जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।